हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा पे मैं मुकेश कुमार वर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डेली करंट अफेयर्स की ये श्रृंखला अनवरत चल रही है। मैं काफ़ी एनर्जेटिक होकर आपको पढ़ा रहा हूं, काफ़ी इनोवेशन भी कर रहा हूं इसमें कि ट्रेडिशनल भी ले रहा हूं, करंट भी लेके चल रहा हूं। तो पूरी कोशिश है कि आपका जिस भी तरीके से फ़ायदा हो सके इस श्रृंखला के माध्यम से आपका फ़ायदा होना चाहिए। तो उसी दिशा में आज हम 9 नवंबर के करंट अफेयर्स के साथ आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि पिछले 2-3 दिनों के कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की पहली टॉपिक आपकी है राफेल विमान से संबंधित। राफेल विमान पिछले कुछ समय से बहुत ही चर्चा में था। जब पहली खेप आई थी तब भी चर्चा में था और अभी परसों 2 दिन पहले इसकी दूसरी खेप आई है, तो इसलिए चर्चा में है। आइए देखते हैं उससे संबंधित चीज़ें क्या हैं। तो दोस्तों, जामनगर जो कि गुजरात में स्थित है, जामनगर गुजरात में स्थित है, वो चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? इसलिए चर्चा में है कि 3 राफेल फाइटर जेट्स की दूसरी खेप पहुंची है। कहाँ पे? जामनगर में उतरी है। ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, 3 राफेल फाइटर जेट्स की दूसरी खेप पहुंची है। कहाँ पे? भारत में दूसरी खेप पहुंचाई गई है। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। ठीक है, लेकिन पहली खेप जो पहुंची थी वो आपके अंबाला एयरबेस से पहुंची थी। कहां पे पहुंची थी? पहली खेप आपकी आई थी अंबाला एयरबेस पे। अंबाला एयरबेस पे। कहां पे है अंबाला एयरबेस? हरियाणा में है दोस्तों। लेकिन 3 फाइटर प्लेन की जो दूसरी खेप आ रही है वो आ रही है आपके जामनगर में, और ये खेप बिना किसी स्टॉपेज के आई है। ईंधन इन फाइटर प्लेन में हवा में ही भरा गया है। कहीं पे ये फाइटर प्लेन रुके नहीं हैं, सीधा फ्रांस से उड़ के कहाँ पे आके पहुँचे हैं? जामनगर में। तो याद रखिए कि राफेल विमान की दूसरी खेप जामनगर में आके उतरी है, जिसमें 3 विमान शामिल हैं। कितने राफेल आए हैं? 3 राफेल फाइटर जेट्स शामिल हैं जो सीधा जामनगर आके उतरे हैं। तो याद रखिएगा, पहली बार जो राफेल विमान आए थे वो अंबाला एयरबेस पे उतरे थे। दूसरी बार जो 3 राफेल विमान भेजा गया है वो जामनगर में आके उतरे हैं। तो फ्रेंड्स, जामनगर से संबंधित एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आप सबके सामने लेके आया हूँ, उसको भी याद कर लीजिएगा कि जामनगर को वर्ल्ड ऑयल सिटी भी कहते हैं। ठीक है, वर्ल्ड ऑयल सिटी कहते हैं किसको? जामनगर को। तो जामनगर को वर्ल्ड ऑयल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। राफेल से संबंधित एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की टॉपिक और है, उसको भी यहीं देख लीजिए। राफेल को उड़ाने वाली पहली महिला अगर आपसे पूछे तो उनका नाम है शिवांगी सिंह। ये सवाल पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि राफेल को उड़ाने वाली पहली महिला कौन थी। आपको 4 विकल्प देगा, शिवांगी सिंह, शिवांगी पांडे या कोई और अन्य नाम दे देगा। तो उसमें से अगर आप जानते रहेंगे तो सवाल सही करके आएंगे। तो ये भी याद रखिए कि राफेल को उड़ाने वाली पहली महिला शिवांगी सिंह है, जो कहाँ से संबंधित हैं? वाराणसी की मूल निवासी हैं। ये अगर पूछ ले कि कहाँ की निवासी हैं तो वाराणसी की निवासी हैं, ये भी याद रखिएगा। तो शिवांगी सिंह पहली महिला है जिन्होंने फाइटर प्लेन राफेल को उड़ाया है। निवास उनका, मूल निवासी कहाँ की है? वाराणसी की है। तो ये थी राफेल से संबंधित करंट अफेयर्स की टॉपिक जो महत्वपूर्ण थी। याद कर लीजिए यहीं पे कि दूसरी खेप जो आई है वो 3 विमानों की आई है जामनगर में। पहली आई थी अंबाला एयरबेस हरियाणा में। आइए देखते हैं दूसरी टॉपिक। दूसरा आपका महत्वपूर्ण टॉपिक कतर है। कतर क्यों महत्वपूर्ण है? कतर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कतर ने भी हाल ही में यह घोषणा की है कि अक्टूबर 2021 में, मतलब लगभग 1 साल बाद, नवंबर चल रहा है, अक्टूबर 2021 में पहली बार चुनाव की घोषणा की गई कतर में। कतर में अब तक चुनाव नहीं होते थे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चुनने के लिए। तो पहली बार कतर ने घोषणा की है कि अक्टूबर 2021 में पहली बार चुनाव कराया जाएगा। तो सवाल पूछेगा आपसे कि अभी हाल ही में किस देश ने पहली बार चुनाव कराने की घोषणा की है। आपको 4 ऑप्शन देगा, सऊदी अरब दे देगा, कतर दे देगा, यूएई दे देगा या कोई और अन्य मुस्लिम देश के बारे में दे देगा। तो अगर आप जानते रहेंगे कि कतर ने ये घोषणा की है कि अक्टूबर 2021 में वहाँ चुनाव कराया जाएगा, तो अगर ये सवाल आता है तो इसका उत्तर आपको देना है कतर ने। सवाल पूछेगा कि अक्टूबर 2021 में पहली बार चुनाव कराने की घोषणा किस देश ने की है, तो इसका सही जवाब होगा कि कतर ने की है।
कतर की राजधानी आपकी कहाँ पे है? दोहा में है। कतर की राजधानी दोहा में है, ये भी याद कर लीजिए। हो सकता है कि राजधानी ही पूछ ले। और मुस्लिम कंट्रीज की राजधानी याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहाँ से और अफ्रीकन कंट्री से, ये 2 जगह से राजधानियों पे सवाल आता है। तो कतर की राजधानी आपकी दोहा है। अभी हाल ही में कतर और भारत के बीच में एक सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम है जायर अल वहार सैन्य अभ्यास। तो अगर सवाल पूछे एग्जाम में कि जायर अल वहार सैन्य अभ्यास किसके बीच में हुआ है, तो इंडिया वर्सेज कतर। तो इंडिया और कतर के बीच में जायर अल वहार सैन्य अभ्यास होता है, ये भी याद रखिएगा। तो 2 टॉपिक हमने पढ़ के खत्म किया, एक जामनगर और दूसरा कतर। कतर इसलिए महत्वपूर्ण है कि कतर ने पहली बार चुनाव कराने की घोषणा की है। कब? अक्टूबर 2021 में। कतर की राजधानी दोहा है। जायर अल वहार सैन्य अभ्यास भारत और कतर के बीच होता है। ओके, आइए देखते हैं अगली टॉपिक। अगला महत्वपूर्ण आपका केरला है। केरल में जो सरकार है वो कुछ ना कुछ अच्छे काम करती ही रहती है। डेली करंट अफेयर्स में आप केरल से संबंधित 1-2 टॉपिक जरूर पढ़ते हैं। तो उसी दिशा में केरल में एक और महत्वपूर्ण काम वहाँ की सरकार के द्वारा किया गया है। क्या किया गया है कि वहाँ के गरीब परिवार और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया केरला। तो सवाल आपसे एग्जाम में पूछेगा कि गरीब परिवारों और सार्वजनिक उपक्रमों के लिए मुफ्त इंटरनेट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन देगा केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना। तो इसका सही जवाब होगा केरला। केरला ने अभी हाल ही में यह घोषणा की है कि वह गरीब परिवारों को और सार्वजनिक उपकरणों को फ्री में इंटरनेट सेवा प्रदान करेगा और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है केरल। किस प्रोजेक्ट के तहत उसने ये काम किया है? उसने ये के-फॉन प्रोजेक्ट के तहत यह फ्री इंटरनेट सेवा दी है। किसके अंतर्गत? के-फॉन प्रोजेक्ट के तहत यह सेवा प्रदान किया है केरला ने। तो याद रखिएगा कि गरीब परिवारों को और सार्वजनिक उपक्रमों को फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला पहला राज्य आपका बन गया है केरला। सवाल यहाँ से आएगा, नोट करते हुए चलिए। मैं डेली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इन सारे टॉपिक को आप नोट्स करते हुए चलिए। 1 महीने बाद आपके सामने पर्याप्त करंट अफेयर्स कलेक्ट हो जाएगा और वहीं से ही सवाल पूछा जाएगा। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। अभी हाल ही में 7 नवंबर था, ठीक है, 2 दिन पहले 7 नवंबर था। तो उस दिन राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है। कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है। याद रखिएगा, बीते हुए 7 नवंबर को राष्ट्रीय जागरूकता कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया है। आपसे सवाल पूछेगा कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 7 नवंबर, 7 दिसंबर, 16 अगस्त या फिर 14 जनवरी। इसी तरीके से आपको सवाल दे देगा। तो इसका सही जवाब होगा 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। जब राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हमने पढ़ ही लिया है तो लगे हाथ विश्व कैंसर दिवस को भी पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, विश्व कैंसर दिवस आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस आपका 7 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व कैंसर दिवस आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है। थीम क्या है? विश्व कैंसर दिवस की थीम है मैं हूं और रहूंगा। थीम याद रखिए, विश्व कैंसर दिवस की थीम है मैं हूं और मैं रहूंगा। ये थीम 3 साल तक के लिए घोषित कर दी गई है। 2019 से लेके 2021 तक यह थीम रहेगी, ठीक है। तो 19, 20 और 21 इन 3 सालों के लिए जो थीम होगी वो होगी मैं हूं और रहूंगा। तो हमने 2 दिवस पढ़ा महत्वपूर्ण, एक राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो 7 नवंबर को मनाया गया है अभी, और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को जिसका थीम है मैं हूं और रहूंगा। आइए देखते हैं अगली टॉपिक। तो फ्रेंड्स, अगली महत्वपूर्ण टॉपिक आपकी है राफेल नडाल से संबंधित है, जो कि एक टेनिस प्लेयर है। क्यों चर्चा में है राफेल नडाल? तो ओपन एरा में, किसमें? ओपन एरा में 1000 मैच में जीत दर्ज करने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? राफेल नडाल। तो आपसे सवाल पूछेगा एग्जाम में कि ओपन एरा में 1000 मैचों में जीत दर्ज करने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी कौन से हैं? ऑप्शन देगा आपको नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल या रोजर फेडरर या कोई एक अन्य नाम दे देगा। तो अगर आप इसका उत्तर जानते रहेंगे, पहले से पढ़े रहेंगे, तो ये सवाल आप सही करके आएंगे। राफेल नडाल ने ओपन एरा में 1000 मैचों में जीत दर्ज कर ली है।
वह ऐसा करने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। तो राफेल नडाल इसलिए चर्चा में है कि ओपन एरा में 1000 मैचों की जीत दर्ज करने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं आपके राफेल नडाल। तो इसलिए राफेल नडाल चर्चा में है। कहाँ के खिलाड़ी हैं ये भी जान लीजिए कि राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं। किस जगह खिलाड़ी हैं? तो राफेल नडाल स्पेन से संबंधित प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर हैं। 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब भी राफेल नडाल ने जीता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, हम केवल एक करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हैं कि राफेल नडाल ने 1000 मैचों में जीत दर्ज की है और ऐसा करने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। उसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि 2020 में इन्होंने कौन सा ऐसा पुरस्कार या कौन सा ऐसा गेम जीता हुआ है, कौन सा इन्होंने ओपन जीता हुआ है। तो उन सारी चीज़ों को हम कलेक्टिव वे में लेके आपके साथ चल रहे हैं और आपसे शेयर कर रहे हैं। तो राफेल नडाल ने 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब भी जीता है। इसी के साथ राफेल नडाल कुल 13 फ्रेंच ओपन और 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं। कितना? 13 फ्रेंच ओपन और 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं आपके राफेल नडाल। तो चर्चा में क्यों है हमने ये भी देखा। राफेल नडाल है कहाँ के, किस देश से संबंधित है वो भी देखा कि स्पेन से संबंधित है। 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब भी राफेल नडाल ने ही जीता है, ये भी हमने देखा। और इसी के साथ वह कुल मिला के 13 फ्रेंच ओपन और 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं, हमने ये भी देखा। अगला टॉपिक हम देखते हैं 1 2 3 4 5। तो आज की करंट अफेयर्स की 5 टॉपिक हमने पढ़ ली है। अब देखते हैं इसके आगे 6वीं टॉपिक कौन सी है। 6वीं टॉपिक है होम स्टे योजना। महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी होम स्टे योजना। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। तो आपसे यूपी स्पेशल में यह सवाल पूछा जा सकता है कि होम स्टे योजना कहाँ शुरू की गई है। तो याद रखिएगा कि होम स्टे योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। उद्देश्य क्या है इसका? दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य है कि थारू जनजाति की अनूठी जो सभ्यता है और संस्कृति है उससे दुनिया को अवगत कराना। तो होम स्टे योजना का प्रमुख उद्देश्य थारू जनजाति की अनूठी सभ्यता और संस्कृति से दुनिया को अवगत कराना है। ठीक फ्रेंड्स, थारू जनजाति की अनूठी सभ्यता और संस्कृति से दुनिया को अवगत कराना होम स्टे योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके अंतर्गत किया क्या जाएगा? तो इसके अंतर्गत थारू गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। थारू जनजातियों वाले ऐसे गांव जो विकास की इस यात्रा में पिछड़ चुके हैं उनको विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा। उसी के साथ हम ये भी देख लेते हैं कि थारू गांव कौन कौन से हैं या थारू जनजातियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो थारू जनजातियां जो आपकी है वो नेपाल और भारत के तराई भागों में पाई जाती हैं। ठीक है, नेपाल और भारत के तराई भागों में पाई जाती है। प्रमुख रूप से आपके लखीमपुर खीरी में, बहराइच में और बलरामपुर में थारू जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो ये हमने आज के करंट अफेयर की महत्वपूर्ण 6 टॉपिक चर्चा किया। पहले टॉपिक हमने जामनगर से संबंधित पढ़ी जहाँ पे राफेल आके अभी उतरा है, 3 राफेल आया है। फिर कतर के बारे में पढ़ा जिसने हाल ही में अक्टूबर 2021 में पहली बार अपने देश में चुनाव कराने की घोषणा की है। केरल के बारे में पढ़ा, उसने फ्री इंटरनेट प्रोवाइड कराया गरीब परिवारों को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो 7 नवंबर को मनाया गया उसके बारे में पढ़ा। राफेल नडाल के बारे में पढ़ा, इन्होंने ओपन एरा में 1000 मैचों में जीत दर्ज की है, इसके बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने होम स्टे योजना के बारे में पढ़ा जो थारू जनजातियों से संबंधित है और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो इसके आगे बाकी के जो 4 करंट अफेयर्स और हैं आइए उन पे अपनी दृष्टि डालते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने 6 करंट अफेयर्स की टॉपिक पढ़ के ख़त्म किया है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। और उसके आगे अब हम देखते हैं बाकी के जो 4 और करंट अफेयर्स के टॉपिक आज के बचे हुए हैं उन पे अपनी दृष्टि डालते हैं। तो फ्रेंड्स, 6 नवंबर अभी हाल ही में आपका 6 नवंबर 2 दिन पहले बीता हुआ है। तो 6 नवंबर को यूएन के द्वारा, किसके द्वारा किया गया? यूएन, यूनाइटेड नेशन के द्वारा 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। किसको? 6 नवंबर को। पहली बार शुरू किया गया है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? इसको यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा शुरू किया गया है। तो एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछ सकता है क्योंकि पहली चीज़ तो इन्वायरमेंट से संबंधित है, दूसरा यूनाइटेड नेशन से संबंधित है और पहली बार शुरू किया गया है। तो इस दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 नवंबर को
युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो आइए देखते हैं यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी। यूनाइटेड नेशन की स्थापना आपकी 1945 में हुई थी। यूनाइटेड नेशन हैज़ बीन एस्टेब्लिश इन 1945 एंड द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में उसका यूनाइटेड नेशन का न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। स्थापना 1945 में हुई थी और वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो तिजानी मोहम्मद वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष हैं। तो करंट की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण था कि 6 नवंबर को, जो अभी 6 नवंबर बीता है, उसको युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है। शुरुआत इसकी की गई है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। स्थापना हुई थी यूनाइटेड नेशन की 1945 में। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में और अध्यक्ष है तिजानी मोहम्मद। इसके आगे देखते हैं अगली टॉपिक जो आपकी है प्रहरी 6। प्रहरी 6 नाम ही दिया गया है प्रहरी। तो प्रहरी का मतलब क्या होता है? निगरानी करने वाला। तो यह एक निगरानी उपग्रह है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नासा के द्वारा। नासा कहाँ की संस्था है? नासा आपके अमेरिका की संस्था है। जैसे भारत की इसरो है वैसे अमेरिका की नासा है। तो नासा ने अभी एक निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है जिसका नाम प्रहरी 6 है। अगर आपसे पूछे कि प्रहरी 6 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो इसका सही जवाब होगा नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। नासा किस देश का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है? तो नासा अमेरिका का है। नासा का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का फुल फॉर्म है, जो कि वहाँ की खोजी संस्था है। कहाँ की? अमेरिका की। स्थापना कब हुआ था इसका? नासा का स्थापना आपका 1958 में हुआ था। नासा हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन 1958 एंड द हेडक्वार्टर ऑफ नासा इज वाशिंगटन DC। और नासा का हेडक्वार्टर आपके वाशिंगटन DC में उसका मुख्यालय है नासा का। वर्तमान में नासा के अध्यक्ष जिम ब्रिडेन-स्टीन है। कौन है? जिम ब्रिडेन-स्टीन वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं नासा के। स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय है उसका वाशिंगटन DC, जिसको हाल ही में अमेरिका का 51वां प्रांत घोषित किया गया है। 51वां प्रांत। अभी तक वहाँ पे टोटल 50 प्रांत थे। वाशिंगटन DC को अभी हाल ही में 51वां प्रांत घोषित किया गया है। आइए देखते हैं इसके आगे अगली टॉपिक। अगली टॉपिक आपकी है JC डैनियल पुरस्कार। तो सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है कि JC डैनियल पुरस्कार किससे संबंधित है और किससे मिला है, ये तो पूछ ही सकता है। ये करंट का टॉपिक है कि किससे मिला है। ठीक है, JC डैनियल पुरस्कार अभी हाल ही में हरिहरन को दिया गया है। ठीक है, हरिहरन को दिया गया है। अगर आपसे पूछे JC डैनियल पुरस्कार के विजेता कौन है तो हरिहरन है। किस लिए दिया गया है? मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए। तो फ्रेंड्स, मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए हरिहरन को JC डैनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। JC डैनियल पुरस्कार से हरिहरन को सम्मानित किया गया है। JC डैनियल पुरस्कार मलयालम सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछे कि मलयालम सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है तो मलयालम सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार JC डैनियल पुरस्कार है, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत JC डैनियल पुरस्कार के अंतर्गत 5 लाख रुपए, एक शील्ड और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो इस बार हरिहरन जी को दिया गया है मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए। JC डैनियल पुरस्कार मलयालम सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। आइए देखते हैं अगली टॉपिक। सवाल आपसे पूछेगा कि वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो दोस्तों, अगर ये सवाल आपके सामने आए तो इसका सही जवाब होगा वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया। किसका? वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल सम्मेलन का आयोजन वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। इसकी अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। इसकी अध्यक्षता मोदी जी ने की है। उद्देश्य क्या था? ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, ये जानना महत्वपूर्ण है। इस सम्मेलन का उद्देश्य था FDI को बढ़ावा देना। तो FDI को बढ़ावा देने के लिए यह शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा FDI भारत की तरफ खींच सकते हैं। तो FDI को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अध्यक्षता इसकी मोदी जी ने की थी। और इस समय वित्त मंत्री आपकी कौन है?
सीतारमण है। निर्मला सीतारमण वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स की क्लास में हमने टॉप 10 करंट अफेयर्स के टॉपिक पे चर्चा कर लिया है। अगले दिन इसी टाइम पे हम फिर नए 10 करंट अफेयर टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये करना है कि प्रत्येक बच्चा जो भी इस क्लास को देख रहा है, जो भी स्टूडेंट देख रहा है, वो इस चैनल को अपना चैनल समझ के कम से कम 10 लोगों के पास फॉरवर्ड करे। उनसे व्यक्तिगत तौर पे कहे कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए। करंट अफेयर की क्लास निरंतर रेगुलर चल रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। करंट के साथ साथ मुकेश सर यहाँ पे ट्रेडिशनल का भी डिस्कस कर रहे हैं, ताकि वहाँ से भी कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।